थैंक यू। ओके, शायद नेट का इशू हुआ था, तो इसलिए उस वक्त हम टॉपिक को दरमियान में छोड़ गए थे। उसको कंप्लीट करते हैं, इस्लामोफोबिया। इस टॉपिक पर मैंने इसलिए स्पेस क्या कहते हैं वो इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि आप लोग ये पहले से तैयार कर चुके होंगे। मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। नाउ the failure of the Muslim world to respond to counter the rising Islamophobic tendencies in the West or non-Muslim countries in general, उसमें नंबर वन सबसे पहली बात किसकी करेंगे? OIC की। OIC की जो वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ OIC किया था, प्रोजेक्टिंग, प्रमोटिंग, प्रोटेक्टिंग, प्रमोटिंग एंड प्रोजेक्टिंग the real image of Islam, protecting the rights of Muslims, मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये उसका मेजर एक ऑब्जेक्टिव था। लेकिन उस ऑब्जेक्टिव में ये अभी तक प्रीडोमिनेंटली फेल हुआ है। रियल इमेज ऑफ इस्लाम प्रोजेक्ट ये नहीं कर सका है। इसी तरीके से फिर रिसर्च बेस्ड इसने काम करना था, रिसर्च बेस्ड काम करना था इसने, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना था टू प्रोजेक्ट द रियल इमेज ऑफ इस्लाम। इसमें अभी तक वो फेल रहा है, OIC फेल रहा है। इसी तरीके से नॉट ओनली OIC बट वर्ल्ड मुस्लिम लीडर्स, Muslim leaders across the world have also failed to come up with a comprehensive joint strategy to combat, to overcome, to counter such Islamophobic tendencies in the West. Saudi Arabia being the Muslim leader of the Muslim world, leader of the Arab world, it was its responsibility to play its role. Turkey, another major Muslim country, it was supposed to play its role. Until Tayyip Erdogan तक से पहले किसी ने भी मेजर रोल प्ले नहीं किया है। Pakistan, another leading Muslim country, its leadership did not play a major role, with the exception of rhetorics के अलावा, speeches के अलावा किसी भी मुल्क ने मेजर स्टेप नहीं उठाया। न सऊदी अरेबिया ने, न टर्की ने, न पाकिस्तान ने, न मलेशिया ने, न द रेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड ने, वेदर अरब और नॉन अरब मुस्लिम वर्ल्ड इन द पास्ट। लेकिन अब क्या है? इंक्रीजिंग अर्ज बीइंग फेल्ट बाय द मुस्लिम लीडर, स्पेशली पाकिस्तान, टर्की एंड मलेशिया। पाकिस्तान, टर्की एंड मलेशिया के लीडरशिप अब इंक्रीजिंगली बोलने लगे हैं ऑन इस्लामोफोबिक टेंडेंसीज। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीच of the Prime Minister of Pakistan in 2019 in UNGA and then 2020 UNGA speech, इसी तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जो खान का इंटरव्यू रहा, और फिर इसी तरीके से अदर फोरम्स पे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो इंटरेक्शंस रहे हैं, मीडिया इंटरेक्शन रहे हैं, वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन ही एड्रेस्ड एंड एक्सक्लूसिवली एड्रेस्ड क्या रहा है? दैट इज कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, नॉट एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म इज देयर इन एवरी रिलीजन, या एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज आर देयर इन एवरी रिलीजियस सोसाइटीज। रिलीजन्स में मोस्टली एक्सट्रीमिज्म नहीं है, इट्स अ पॉलिटिकल फैक्टर, इट्स अ पॉलिटिकल। इसके रीजन क्या है? पॉलिटिकल रीजंस हैं, सोशो इकोनॉमिक रीजंस हैं फॉर एक्सट्रीमिज्म। वो हमें कहाँ पे नज़र आते हैं? वो क्रिश्चियनिटी में हमें नज़र आते हैं, वो हमें हिंदुइज़्म में नज़र आते हैं, या हिंदू सोसाइटीज़ में नज़र आते हैं, वो मुस्लिम सोसाइटीज़ में नज़र आते हैं, वो इवन बुद्धिस्ट सोसाइटी में हमें नज़र आते हैं। इट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, हर जगह पे ये चीज़ें मौजूद है। तो एक्सट्रीमिज्म को, टेररिज्म को डायरेक्टली लिंक करना विद इस्लाम इज टोटली अनफेयर। और फिर मुस्लिम वर्ल्ड में द राइज ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और फिर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हुआ।
उनकी स्पीच का एक जो मेजर पोर्शन रहा है वो ये रहा है। दूसरा, उसने क्या कहा कि द मुस्लिम वर्ल्ड हैज फेल्ड टू कन्विंस और प्रेशराइज द वेस्ट to stop anti-Muslim speeches, caricatures और tendencies overall। और उसके लिए ज़रूरी क्या था? मुस्लिम लीडरशिप ओवरऑल क्या कहते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करे, जो उन्होंने नहीं किया। तो प्रेशर बिल्डिंग कैसे होती है? इफ यूरोपियन यूनियन, इफ यूएसए और द वेस्ट हैज बीन एक्सट्रीमली सेंसिटिव ऑन क्या कहते हैं एंटाई सेमिटिज्म या एंटाई क्या कहते हैं जो जूविश फीलिंग्स को हर्ट करना है, उस पे क्या है? दैट इज़ अ क्राइम इन द वेस्टर्न सोसाइटी। अगर वहाँ पे आप होलोकॉस्ट पे बात नहीं कर सकते तो वाई द वेस्टर्न सोसाइटी इज हैविंग द राइट टू defame Islam, defame Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or draw the caricatures of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or draw the wrong image of Islam। मजीद हमने क्या किया है? यानी खान की स्पीचेस से ही कोट कर रहा हूँ, और यही बातें तैयब अर्दोगान की रही है, यही बातें महातीर की रही है। मजीद क्या रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड हैज़ फेल्ड टू क्रिएट द रियल इमेज ऑफ इस्लाम। मुस्लिम वर्ल्ड रियल इमेज ऑफ इस्लाम को प्रमोट करने में नाकाम रहा है, वेदर वो OIC है या रिस्पेक्टिव लीडिंग मुस्लिम कंट्रीज हैं। उसके लिए क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना है। दूसरा, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करना है दैट वुड प्रोजेक्ट द सॉफ्ट इमेज ऑफ इस्लाम। और वो कहाँ से होगा? फ्रॉम कुरान, फ्रॉम हैडिथ्स, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक हैं और कुरान पाक हैं। उसमें से कितनी आयतें हैं जो जिहाद के मुतालिक हैं, और कितनी आयतें हैं जो कि पीस के मुतालिक हैं, अमन के मुतालिक हैं, और फिर कितने हैं जो कि इकोनॉमी ग्रोथ के मुतालिक हैं, और फिर राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज के मुतालिक हैं। मिसाल के तौर पे इतनी चीजें आपको किसी और रिलीजन में नहीं मिलती। और फिर हम इसमें भी फेल हुए हैं कि वेस्ट क्या है, उसका पोलराइज्ड स्टांस है, हाइपोक्रेटिक स्टांस है। कैसे हाइपोक्रेटिक स्टांस है? वो होलोकॉस्ट को तो क्राइम समझ रहा है, लेकिन मुसलमानों के बारे में मुसलमानों की फीलिंग्स को हर्ट करने में वो कभी हेजिटेट नहीं करता। और उसकी असल वजह क्या है? मुसलमानों लीडरशिप की फेलियर। फिर एक और चीज, वो नन्स जो है, नन्स जो क्रिश्चियनिटी चर्च में नन्स की जो ड्रेसिंग है उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है, वो वही ड्रेसिंग कर रही है जो वो करती आई हैं। लेकिन the dressing of Muslim female has been repeatedly questioned, और उस पर बैन लगाए गए हैं across the West, especially France and other European countries। तो उस पर काम किया जाए। इसी तरीके से फिर इंटर रिलीजियस डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। इंटर रिलीजियस डायलॉग्स होना बहुत ज़रूरी है बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट, बिटवीन द क्या कहते हैं डिफरेंट मेजर रिलीजन्स, वेदर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज़म एंड हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म वगैरह में क्या है डिबेट्स होना ज़रूरी है। और उसको क्या हो, पब्लिक कवरेज मिले, अक्रॉस द वर्ल्ड कवरेज मिले, ताकि लोगों की जो सेंसिटिविटीज़ हैं टुवर्ड्स स्पेसिफिक रिलीजन्स वो इंक्रीज हों, और किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हार्ट ना किया जाए वगैरह वगैरह। आप इस पे अपना स्टांस बनाएंगे। अच्छा, ये तो हुआ आपका क्या कहते हैं इस्लामोफोबिया। उसके बाद एक और चीज़ क्विकली कर रहा हूँ, दैट इज रिवाइवल ऑफ CPAC, रिवाइवल ऑफ CPAC।
की आर्ग्यूमेंट्स आपके क्या होंगे रिवाइवल ऑफ सी पैक में? वन, आपका की आर्ग्यूमेंट होगा रिवाइवल ऑफ सी पैक में, दैट इज, कहां से स्टार्ट करेंगे? इंट्रोडक्शन के बाद जो आपका पहला स्टार्ट होगा वो क्या होगा कि फ्रॉम 2015 से लेके 2018 तक 19 तक फोकस किस चीज़ पे रहा? 2019 तक फोकस किस पे रहा? ऑन रोड्स पे फोकस रहा, एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे फोकस रहा, एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे फोकस रहा। कैसे आप थोड़ा सा वो बता देंगे, कौन कौन से रोड्स बने, कौन कौन से एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल हुए या अंडर इंस्टॉलेशन है। तो मेजर फोकस 15 से लेके 19 तक तो इस पे रहा। एक पैराग्राफ आपका इस पे बिल्ड हो जाएगा, या दो कर दें, रोड्स पे अलग कर दें, एनर्जी पे अलग कर दें, पहले एनर्जी पे कर दें फिर रोड्स पे कर दें। सो 15 to 19 सी पैक का फोकस ये रहा। लेकिन 2019 दिसंबर 2019 ऑनवर्ड क्या है? फोकस इंक्रीजिंगली शिफ्ट हो रहा है। फोकस इज इंक्रीजिंगली शिफ्टिंग टू अदर सेक्टर्स, या सी पैक बेस्ड प्रोजेक्ट्स क्या हैं? वो डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। सी पैक बेस्ड प्रोजेक्ट्स आर इंक्रीजिंगली डाइवर्सिफाइंग, वो डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। नंबर वन, कहाँ से आपका मेन आर्गुमेंट क्या होगा? That is increasing investment in hydroelectric projects in Pakistan. Increasing investment in hydroelectric projects in Pakistan. क्या क्या मेंशन करेंगे? पहले भी फोकस था लेकिन अब बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो MOUs हैं वो साइन हुए थे और उस पर प्रैक्टिकल डेवलपमेंट शुरू हो गई है? दैट इज सुकी किनारी पहले से था, सुकी किनारी पहले से था हाइड्रो इलेक्ट्रिक में, करोट पहले से था, करोट, लेकिन कोहाला अभी आ गया, कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट। उसके बाद आजाद पतन अभी आ गया, पीर महल अभी आ गया। So increasing focus है on hydroelectric projects under CPEC। दूसरा, आपका आर्ग्यूमेंट किस पे बिल्ड होगा? इसी एनर्जी में रहेंगे। पहले जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं यहां पे मेंशन करेंगे कि जो पहले एनर्जी प्रोजेक्ट्स थे मोस्टली क्या थे? IPPs इंस्टॉल हुए थे अंडर CPEC, IPPs इंस्टॉल हुए थे, ठीक? रेंटल या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स इंस्टॉल हुए थे। वो ऑयल बेस्ड थे या कोल बेस्ड थे? सॉरी, ऑयल या गैस बेस्ड, कोल नहीं, ऑयल और गैस बेस्ड थे। क्योंकि हमें क्विक जनरेशन चाहिए थी, इसलिए उस वक्त हमने ये किया। और उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? दैट इज जो मेजर एग्जांपल उस में है, दैट इज क्या कहते हैं, बिकी कोल बेस्ड प्रोजेक्ट है 1100 मेगावाट का, वो कंप्लीट हुआ, ऑपरेशनल हुआ, ठीक? ये गैस बेस्ड प्रोजेक्ट है शेखपुरा में। लेकिन अब फोकस क्या है? मोस्टली किस चीज पे हो रहा है? क्लीन एनर्जी पे हो रहा है, और उसमें भी नंबर वन क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे हो रहा है। दूसरा आप क्या बताएंगे? दैट इज विंड प्रोजेक्ट्स, विंड प्रोजेक्ट्स पे फोकस हो रहा है। कैसे? कोस्टल बेल्ट में, कोस्टल बेल्ट में 500 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल हो रहे हैं कोस्टल बेल्ट में। और फिर द बॉर्डरिंग एरिया ऑफ बलूचिस्तान विद ईरान एंड अफगानिस्तान, यहां पे भी 500 मेगावाट प्लस के प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहे हैं जो 2027 तक कंप्लीट हो चुके होंगे। वहां पे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां पे जो स्पीड ऑफ एयर है वो ज्यादा है, स्पीड ऑफ एयर जो है, फ्लो ऑफ एयर जो है वो ज्यादा है, तो इंस्टॉल हो रहे हैं विंड प्रोजेक्ट्स। 2027 तक हमारे यहां कम से कम 1500 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल हो चुके होंगे, 1500 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल हो चुके होंगे। दो,
तीसरी बात आप क्या करेंगे इसी एनर्जी में जो हो रहा है, दैट इज सोलर। तो सोलर हमारा पहले से भी फोकस रहा है, लेकिन अब फोकस क्या हो रहा है, मजीद इंक्रीज हो रहा है और डाउनसाइज हो रहा है, सॉरी ग्रास रूट लेवल पे जा रहा है। कैसे? इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ स्कूल्स, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मॉस्क्स, केपी ने ये एग्रीमेंट कर दिया। इसी तरीके से फिर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द स्ट्रीट्स, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रोड्स, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये 2018 ऑनवर्ड की डेवलपमेंट्स है, 2018 एंड ऑनवर्ड की डेवलपमेंट्स है, उस पर बात करेंगे। ठीक, इसी तरीके से फिर आपने तो इसमें आप इसके बेनिफिट्स क्या बताएंगे कि एनर्जी प्रोजेक्ट्स में एक फायदा क्या हुआ, क्लीन एनर्जी, दूसरा फायदा क्या हुआ, चीप एनर्जी जनरेशन, तीसरा फायदा क्या होगा कि हमारी जब चीप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी ऑटोमेटिकली आपकी इंडस्ट्री को फायदा, आप उस पर पैराग्राफ बिल्ड करेंगे। उसके बाद फिर रिवाइवल ऑफ सीपैक में एनर्जी के बाद जो दूसरा बड़ा फोकस है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ गवादर। एक तो मैंने एनर्जी बता दिया, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ गवादर, गवादर को डेवलप करना, गवादर की डेवलपमेंट। नाउ गवादर इज द एपिसेंटर ऑफ सीपैक। सीपैक का जो मेन फोकल पॉइंट है वो क्या है, वो गवादर है। Unfortunately, major developments did not occur on Gwadar from 2015 till 2018. कोई बड़ी 19 तक कोई मेजर डेवलपमेंट्स नहीं हुई और उसमें कई सारे हर्डल्स थे। फॉर एग्जांपल, नंबर 1, जो गवादर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, whether they would be BOT model, build operate transfer, BOT मॉडल पे होंगे या लोन बेस्ड होंगे, एक तो ये इशू था। दूसरा, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन, रेशो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन चाइनीज कंपनी एंड पाकिस्तान क्या होगा, एक हर्डल ये रहा। तीसरा, वो लैंड ऑन लीज एक्वायर करने की क्या कहते हैं, दे हैव बीन डिमांडिंग चाइनीज कंपनीज लैंड ऑन लीज, वो हर्डल रहा। मजीद द सिक्योरिटी सिचुएशन इन बलूचिस्तान एक मेजर हर्डल रहा। लेकिन अब क्या हुआ है, रिवाइवल ऑफ सीपैक में क्या है, दिसंबर 19 ऑनवर्ड इंक्रीजिंग फोकस है ऑन गवादर। कैसे? नंबर 1, सी पोर्ट। सी पोर्ट में क्या होगा, 2030 तक 3 किलोमीटर का ट्रंक बनेगा, 3 किलोमीटर ट्रंक अहेड इनटू द सी, और फिर ओवन शेप बनेगा, ओवन शेप, और उसमें क्या होंगे, 30 बर्थ बनेंगे, 30 या 32 बर्थ है, BERTH बर्थ बनेंगे। काम उस पर शुरू हो गया है। एक तो ये हुआ, तो पहली बार अंडर सीपैक प्रैक्टिकली काम इस पे सी पोर्ट पे शुरू हो गया है। 5 बर्थ पहले के बने हुए, 3 बने थे, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन थे। मजीद ये बर्थ बनेंगे 30 और 2030 तक बनेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, गवादर इकोनॉमिक जोन, गवादर इकोनॉमिक जोन डेवलप किया जाएगा। गवादर इकोनॉमिक जोन में 2025 तक 23 इंडस्ट्रीज इंस्टॉल होंगी। 2025 तक 23 इंडस्ट्रीज इंस्टॉल होंगी। 2030 तक मोर देन 50 इंडस्ट्रीज इंस्टॉल होंगी इन गवादर इकोनॉमिक जोन, जिसमें वैरायटी है, फूड इंडस्ट्री है, मार्बल इंडस्ट्री है, कुरमाइट इंडस्ट्री है, कॉपर इंडस्ट्री है, सिल्वर, गोल्ड वगैरह, इसकी जो सेपरेशन है उसकी इंडस्ट्रीज है, वगैरह वगैरह गवादर में होना। फॉर एग्जांपल, गवादर की डेवलपमेंट। तीसरा, गवादर की डेवलपमेंट में क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट गवादर बनना, उस पर कहानी बनाए आप। फिर फोर्थ, मजीद क्या होगा, दैट इज जो 300 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक कोल बेस्ड प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है 300 मेगावाट फॉर गवादर, ये
उसके बाद फिर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम इंस्टॉल करना इन बलूचिस्तान, क्या कहते हैं, गवादर, जिसके लिए एक डैम बनाया जा रहा है, दूसरा जो डीसैलिनेशन प्लांट लगाया जाएगा, डीसैलिनेशन प्लांट टू मेक द सी वाटर यूजेबल, वो सो डेवलपमेंट ऑफ गवादर पे बात होगी रिवाइवल ऑफ सी पैक में। तीसरा आप किस चीज पे बात करेंगे, दैट इज ऑन रेलवे, ML1 पे बात करेंगे, मेन लाइन 1। मेरे ख्याल में 2300 किलोमीटर का ये लाइन होगा, ये फिगर को कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में इतना ही है। कराची लाहौर पेशावर मेन लाइन 1 होगा। अब मेन लाइन 1 ML1 में क्या होगा, सिग्नल फ्री डबल ट्रैक सिस्टम, डबल ट्रैक सिग्नल फ्री होगा। ये MOU है ऑफ $6.8 बिलियन का, $6.8 बिलियन का MOU साइन हुआ है अभी तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। उसके कई सारे रीजंस हैं। 1, increasing opposition to CPEC by the West has क्या कहते हैं, put China or made China more sensitized। दूसरा that is जिसकी वजह से ये अभी तक काम उस पर शुरू नहीं हुआ, और सबसे बड़ी वजह दैट इज एक्सक्यूज मी द कोविड फैक्टर ने बुरी तरीके से इफेक्ट किया है द चाइनीज इकोनॉमी, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रहे। तीसरा, देयर आर ऑल्सो न्यूज, मीडिया में ऐसे भी न्यूज हैं कि चाइनीज कंपनीज जो कंपनी है दैट इज नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट बिकॉज ये पहले ओरिजिनली $8 बिलियन का प्रोजेक्ट था, ये 8 पॉइंट समथिंग बिलियन का था, अब कितना है, दैट इज 6.8 बिलियन का प्रोजेक्ट है, 6.8 बिलियन का प्रोजेक्ट है। तो वो कंपनी शायद इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नजर नहीं आ रही, वो रिलक्टेंट है। लेकिन अगर ये हो जाता है तो ये रिवोल्यूशनाइज करेगा द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ये हाईली रिवोल्यूशनाइज करेगा। ठीक, उस पर बात करेंगे। सो ML1 तीसरा मेन आर्गुमेंट आपका ये होगा, ये एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक ये होगा। फोर्थ आपका एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक क्या होगा, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न अलाइनमेंट को डेवलप करना। चाइना ऑफिशियली एग्री कर गया टू वेस्टर्न अलाइनमेंट, and parts of the western alignment would be developed by the federal government or provincial governments in the country. For example, China किस चीज को एग्री कर गया, DI खान क्वेटा मोटरवे, अब उसका 70% कॉस्ट कौन पे करेगा, चाइना, ये एड मनी से बनेगा। 70% कॉस्ट ऑफ द DI खान क्वेटा मोटरवे वो अफोर्ड करेगा, 30% कौन करेगा, NHA करेगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी करेगा। उसके बाद ड्यूअलाइजेशन ऑफ इंडस हाईवे को ड्यूअल करना, उस पे काम शुरू हो चुका है। ठीक, ये भी रिवाइवल ऑफ CPEC में है। ठीक, और ऐसे मजीद आर्ग्यूमेंट्स आप रिवाइवल ऑफ CPEC में डालेंगे, लेकिन ये मेजर आर्ग्यूमेंट्स हैं। आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। उसके बाद फिर जो एक और मेजर टॉपिक आपका बनता है, दैट इज सिर्फ उसको हाईलाइट कर रहा हूं, FATF कहां से स्टार्ट करेंगे, पाकिस्तान बीइंग प्लेस्ड इन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF, कब, जून 2018। फिर हम 2012 में भी ग्रे लिस्ट में आए थे, एंड दिस इज द थर्ड टाइम पाकिस्तान इज इन द ग्रे लिस्ट। उस पर बात करेंगे, आप पैराग्राफ बिल्ड कर लेंगे। नाउ
रीजंस हम ग्रे लिस्ट ऑफ एफएटीएफ में क्यों हैं? टेरर फाइनेंस, मनी लॉन्ड्रिंग मेजर रीजंस हैं, एंड द continuation of militant groups on Pakistani soil and criminal justice system of Pakistan. ठीक, नाउ उस पर एक पैराग्राफ आगे जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? इन द बिगिनिंग ऑफ 2019 में एफएटीएफ ने क्या कर दिया? एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिमांड हैंड ओवर कर दिया टू पाकिस्तान। 27 डिमांड्स हैंड ओवर कर दिए टू पाकिस्तान। और फिर जब ये 27 डिमांड्स फुलफिल होंगे तब जाके पाकिस्तान वुड बी आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट। हम ग्रे लिस्ट से निकलेंगे एंड वुड अवॉइड ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट को अवॉइड करेंगे और निकलेंगे ग्रे लिस्ट से, उन 27 डिमांड्स की बुनियाद पे। uh, 2020 में, अगर मैं गलत ना हूं, नवंबर 2020 था या अक्टूबर 2020 था, जो प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ है, प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एफएटीएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि 21 डिमांड्स पाकिस्तान ने फुलफिल कर दिए हैं। 21 डिमांड्स पाकिस्तान ने फुलफिल कर दिए हैं, लेकिन अभी भी वो 6 डिमांड्स के साथ, या 6 डिमांड्स अभी तक उन्होंने फुलफिल करने हैं। और ये कब देखा जाएगा? पाकिस्तान को टाइम पीरियड दिया गया कब तक? फेब 21 या 22 2021 तक। कमिंग फेब 21 है या 22 है, ये जो कमिंग फेब है, यहां तक हमें टाइम पीरियड उस वक्त अक्टूबर के महीने में हमें मिला 2020 में कि पाकिस्तान ने 21 डिमांड्स फुलफिल किए। हमने कौन कौन से डिमांड्स फुलफिल किए थे? वन, सबसे पहला हमने डिमांड फुलफिल किया, दैट इज बड़े बड़े बता रहा हूं, दैट इज क्रैक डाउन अगेंस्ट मनी एक्सचेंजर्स। हमने क्रैक डाउन किया अगेंस्ट मनी एक्सचेंजर्स। आप उस पर कहानी खुद बनाएंगे। दूसरा हमने क्या कर दिया? फेक अकाउंट्स हमने क्या कर दिए? बंद कर दिए। नॉट ओनली फेक अकाउंट्स बंद किए, बल्कि उस पर हमने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी। फेक अकाउंट्स जो टेरर फाइनेंस में इन्वॉल्व थे, फेक अकाउंट्स जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दी और कई सारों को हमने पेनलाइज कर दिया। तो ये 2 बड़े एरियाज हैं। ये 2 पॉइंट्स हमने फुलफिल नहीं किए, ये 2 बड़े एरियाज हैं। इसमें तकरीबन कोई 6 पॉइंट्स हमारे कवर हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा हमने क्या कर दिया? द ट्रांजैक्शन प्रोसेस को हमने क्या कर दिया? ट्रांजैक्शन प्रोसेस को हमने मजीद क्या कर दिया? डिजिटलाइज कर दिया। द ट्रांजैक्शन प्रोसीजर को हमने ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थंब इंप्रेशन मस्ट है, उसके बगैर आपका अकाउंट ओपन नहीं होता। पहले आईडी कार्ड कॉपी वाज एनफ, अब आईडी कार्ड कॉपी के जरिए आप उसको ओपन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक थंब इंप्रेशन इज नेसेसरी। फेक अकाउंट्स ओपन नहीं हो सकते। उसके बाद जब भी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें क्या है? इंक्रीजिंग वॉच डॉग रोल ऑफ स्टेट बैंक। जो वॉच डॉग रोल है या इंक्रीजिंग मॉनिटरिंग जो है ऑफ स्टेट बैंक, एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो इंक्रीजिंग रोल है वो हम देख रहे हैं। ये हमने कर दिया। फोर्थ हमने क्या कर दिया? दैट इज एफबीआर में हमने
FATF डिपार्टमेंट ओपन कर दिया। FATF डिपार्टमेंट ओपन कर दिया, या विंग, डिपार्टमेंट ना कहिएगा, विंग ओपन कर दिया। FBR का हमने एक सेपरेट विंग ओपन कर दिया विद द नेम ऑफ FATF, जो वो क्या देखता है, ऑल द मैटर्स पर्टिनेंट टू मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस वगैरह, सारा कुछ ये देखता है। फेक अकाउंट्स ये देख रहा है, मनी एक्सचेंजर्स को ये देख रहा है, और इसके पूरे मुल्क में डिपार्टमेंट्स ओपन हो गए, नॉट ओनली इन द कैपिटल और प्रोविंशियल कैपिटल, बल्कि जितने भी हमारे बड़े बड़े सिटीज हैं वहां पे इसके रीजनल ऑफिसेज भी ओपन हो गए हैं। तो FBR वो देख रहा है, द FATF विंग, ठीक है, ये हमने कर दिया। मजीद फिफ्थ हमने क्या कर दिया, लेजिस्लेशन कर दी, FATF लेजिस्लेशन हमने कर दी, और इस लेजिस्लेशन में हमने कोई 6 पॉइंट्स हैं प्लस माइनस हमने पूरे कर दिए। उस लेजिस्लेशन में हमने क्या कर दिया, मोर एंड मोर एम्पावरमेंट ऑफ द FIA को एम्पावर करना, FIA को एम्पावर करना। दूसरा, एम्पावरमेंट ऑफ क्या कहते हैं, FBR टू कन्फिस्केट बेनामी प्रॉपर्टीज, कन्फिस्केट करना बेनामी प्रॉपर्टीज को, या तो आपको सबूत देना पड़ेगा वरना आपकी ये प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होगी। फॉर एग्जांपल, जो बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, बेनामी अकाउंट्स हैं, वो कन्फिस्केट होंगे, कौन करेगा, FBR। मजीद हमने नैब को एम्पावर करने की कोशिश की है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल को वाइब्रेंट करने की कोशिश की है अंडर द न्यू लेजिस्लेशन। फिर मजीद सबसे बड़ा हमने क्या कर दिया है, पेनल्टीज, सजाएं हमने बढ़ा दी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस पे जो सजाएं हैं वो हमने बढ़ा दिए हैं, वगैरह वगैरह लेजिस्लेशन। These and more are the demands being fulfilled by Pakistan, और वो कितने हमने कर दिए, 21। अभी भी हाँ, अक्टूबर 2020 में हमें 6 more demands were जो 6 demands were still left, more demand नहीं, 6 demands अभी भी बकाया थे जो हमने फुलफिल करने थे। नंबर 1, सबसे पहला डिमांड जो हमने फुलफिल करना था उन 6 डिमांड में से, that is the continuation of militant groups on Pakistani soil, जो पाकिस्तानी सरजमीन पे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनकी कंटिन्यूएशन एक मेजर इशू रहा हमारे लिए। और वो क्या, यानी हमसे जो डिमांड रहा, फॉर एग्जांपल ज़कीउर रहमान लखवी, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर वगैरह, ये लोग हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया कि हमने इनको हर सूरत में अंडर द क्या कहते हैं लॉ लेके आना है, उनके खिलाफ हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उनको इम्प्रिजन करना है और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी है। और हमने देखा कि हाफिज सईद पे मेरे ख्याल में 5 साल या 10 साल की इम्प्रिजनमेंट है, आप लोग वो ज़रा कन्फर्म कर लीजिएगा। इसी तरीके से मौलाना मसूद अजहर ऑलरेडी पहले से अंडर अरेस्ट हैं, इसी तरीके से ज़कीउर रहमान लखवी को अंडर अरेस्ट किया गया, वगैरह वगैरह। तो ये हमने फुलफिल करना है और होपफुली हम फेब 2021 में इस पॉइंट को डिफेंड कर पाएंगे। दूसरा जो की पॉइंट है, जो लिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स हैं, लिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स जो पाकिस्तान ने बिल्ड किया था और फिर FATF ने भी हमारे हवाले किया, जो हमारे पास खुद था एंटी टेररिज्म, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल वगैरह का जो लिस्ट हमारे पास था, और फिर जो फेक अकाउंट्स वगैरह में ये लोग टेरर फाइनेंस में इन्वॉल्व रहे हैं वगैरह वगैरह, वो लिस्ट जो हमारे हवाले हुआ था बाई FATF, उस पे हमने प्रोग्रेस शो करनी है। अब फेब 2020 में पता चलेगा कि पाकिस्तान ने उस पे कितना प्रोग्रेस शो किया है, ठीक, और फिर उसमें से कितने लोग जेन्युइनली थे और कितना कुछ इंडिया ने एग्जेजरेट किया था थ्रू APG, क्योंकि इंडिया APG को हेड करता रहा
उन्होंने कितना कुछ इंडिया ने एग्जेजरेट किया था, हमने उसको डिफेंड करना है। और दूसरा, ऐसे जो लोग हैं कोई 7,000 के करीब के ऐसे वो होते हैं इंडिविजुअल, उनके खिलाफ हमने क्या प्रोग्रेस शो किया है ये देखा जाएगा। ठीक। सो मैं इसको एंड कैसे करूंगा कि FATF हैज बीन ब्लेसिंग, क्या कहते हैं, पाकिस्तान बीइंग इन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF proved to be a blessing in disguise for पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए blessing in disguise हुआ। कैसे? नंबर 1, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज, एंटी टेररिज्म लॉज, सिर्फ लॉज पास नहीं किए, हम उस पर इंप्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं। क्रैक डाउन अगेंस्ट मनी एक्सचेंजर्स, होंडी, वो हमने कर दिया। और अब क्या है जिसकी वजह से हमारे रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेशन बढ़ रही है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी रही है वो हमारे यहां कम होती जा रही है। इसी तरीके से फिर मजीद हमारे यहां जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेस है वो हमने ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट किए जा रहे हैं। फेक अकाउंट्स अब ओपन करना आसान नहीं रहा। इसी तरीके से फिर मजीद जो हमने FBR को एम्पावर कर दिया है रिगार्डिंग बेनामी अकाउंट्स, बेनामी प्रॉपर्टीज वगैरह, वो जो इस पे काम कर रहा है, ये एक और बड़ी हमने डेवलपमेंट की है। और फिर लेजिस्लेशन हमने अलग कर दी। ठीक। एक चीज जो मैंने आपको बताया कि डिमांड्स हमसे हैं, तीसरा बड़ा डिमांड क्या है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंप्रूव कर दो। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंप्रूव कर दो। जब तक आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंप्रूव नहीं करते, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे क्वेश्चंस क्या हैं? ये फिर उनकी जो डिमांड्स, बकाया डिमांड्स हैं, उनमें से ये एक डिमांड है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या है, जो मिलिटेंट्स हैं वो आज़ाद गुम फिर रहे हैं। क्यों? जुडिशरी उनको सजाएं नहीं दे पाती। क्यों नहीं दे पाती? क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज है वो वीक रहा है। दूसरा, जुडिशरी जो है बिकॉज ऑफ फियर फैक्टर, जजेस उनके खिलाफ फैसले नहीं सुनाते, वो केसेस को सुनने को तैयार नहीं है, तो उन पे हमें स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। वापस एंड आखिरी पे क्या आएंगे? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमारे लिए क्या हुआ? ये बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हमने कर दिए जिसकी वजह से हमारे रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, टेरर फाइनेंस हमारे यहाँ ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हमारे मुल्क से शदीद किस्म की कम हो रही है। इसी तरीके से फिर जो बैंकिंग चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, FBR का रोल स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, FIA का रोल स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, सज़ाएँ सख्त होती जा रही हैं एंड मोर। कितना टाइम है हमारे पास? 15 मिनट। उसके बाद 6 बजे दूसरी क्लास भी है ना? अच्छा। मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों को जितने भी की पॉइंट्स हैं या टॉपिक्स हैं वो मैंने करवाने की कोशिश की। मज़ीद मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा कि कोई एस्पेक्ट मुझसे रह गया हो। हुआ भी तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई आधा क्लास मज़ीद ले लूँ, लेकिन होपफुली मज़ीद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों की आज दूसरी क्लास भी है एंड आई हैव अनदर क्लास टू विद ऑन कैंपस स्टूडेंट्स। तो आप लोगों की क्लास है, उसके लिए भी ये दूसरे हमारे जो हैं वो सेटिंग करेंगे। तो यहीं तक काफ़ी है हमारा। दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू।